हेलो दोस्तों, आपको एसबीएस स्टडी क्लासेस में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो अगस्त मंथ का पार्ट 3 वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो का प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएँ, जो कि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, एक सूचना और देना चाहते हैं कि अगर मेरा पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो हर एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो डायरेक्ट वहां पर जाकर के आप जो है वीडियो को मेरा देख सकते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहते हैं दोस्तों, आज 15 अगस्त है, तो आप सभी लोगों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता की बैठक जो है हमारे देश के भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसका डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। कैमा किया है? 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है। दोस्तों, एग्जाम पूछ देगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा नई दिल्ली में नीति आयोग की जो बैठक हुई है, गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है, वो कैमी हुई है, मानी कौन सा हुई है? ठीक, तो कैमा हुआ है? 7वां हुआ है। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री इस थिंक टैंक के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, प्रधान अध्यक्ष होते हैं। तो थिंक टैंक जो हुआ उसका भी प्रधानमंत्री अध्यक्ष हुए। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग की दिशा में तालमेल बनाना है। ठीक है, मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के फसल विविधीकरण और तिलहन, दलहन और कृषि वस्तुओं की आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन और शहरी शासन सहित 4 एजेंडा मदों पर अपने राज्यों में सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रस्तुत करना है। क्या क्या करना है? देखिए, जो कि मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों के ने जो है के द्वारा जो है 4 जो है एजेंडा को जो है रखा गया है। वो कौन कौन सा एजेंडा है? पहला है फसल विविधीकरण और तिलहन। ठीक है, अगला है दलहन और कृषि वस्तुओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने। ठीक है, तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन और अगला है शहरी शासन सहित। मतलब कि ये चारों एजेंडा को जो है राज्यों से सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रस्तुत करना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने डेलाइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया? तो किस राज्य ने किया? वो है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने डेलाइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। चलिए इसका डिटेल पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने डेलाइट इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन कितना? 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। यह निर्णय एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर आधारित था। डेलाइट इंडिया सेक्टरवार अध्ययन करने के बाद भविष्य की कार्य योजना पेश करेगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट्स किस राज्य में स्थित है? कौन सा? डोनी पोलो एयरपोर्ट्स, तो वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं देखते हैं इसके बारे में भी। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने तीसरे हवाई अड्डे को डोनी पोलो हवाई अड्डे का नाम दिया गया। जो तीसरा हवाई अड्डा जो है अरुणाचल प्रदेश ने, तो वहाँ के सरकार ने तीसरे हवाई अड्डे को जो है डोनी पोलो हवाई अड्डे का नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, जो ईटानगर में निर्माणाधीन है। कहाँ? ईटानगर में। यह राजधानी शहर का एकमात्र हवाई अड्डा है और पासीघाट और तेजू हवाई अड्डों के बाद राज्य में तीसरा है। इसके पहले जो था पासीघाट था और तेजू हवाई अड्डे था। ठीक है दोस्तों, राज्य की जनजातीय भाषा में डोनी का अर्थ होता है सूर्य और पोलो का अर्थ होता है चंद्रमा। बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न दोस्तों, सभी आधिकारिक पुरस्कारों की सिफारिश और नामांकन के लिए सामान्य
पोर्टल का नाम किया है। तो सभी जो है आधिकारिक पुरस्कारों के सिफारिशें और नामांकन का समान पोर्टल का नाम जो है राष्ट्रीय पोर्टल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसका डिटेल पढ़ते हैं। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभागों, एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक समान राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल विकसित किया है। ठीक है दोस्तों, इस पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों को भारत सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों या संगठनों को नामांकित करने की सुविधा प्रदान करना है। हाल ही में सरकार ने बायोश्रेष्ठ सम्मान और पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़। कौन? जगदीप धनखड़। इसके पहले कौन थे? वेंकैया नायडू हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे। तो उनकी जगह पर जो है जगदीप धनखड़ चुने गए हैं। चलिए दोस्तों, इसके डिटेल में पढ़ते हैं। जगदीप धनखड़ ने विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराकर भारत का उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 जीता है। धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे जो मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का स्थान लेंगे। उन्होंने जनता दल सरकार में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया और वह जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के क्या थे? राज्यपाल बने। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न है, किस भारतीय सशस्त्र बल ने हिम ड्रोन ए थान कार्यक्रम शुरू किया है? कौन सा? हिम ड्रोन ए थान। तो किसने किया है? भारतीय सेना ने। इसका डिटेल क्या है? भारतीय सेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन ए थान कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम उद्योग, अकादमिक, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और ड्रोन उत्पाद निर्माताओं सहित सभी हितधारकों को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नया नाम क्या है? तो नया नाम क्या है? तो इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो है नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नया नाम रखा गया है। चलिए दोस्तों, इसका डिटेल में देखते हैं। डिटेल क्या बता रहा है? केंद्र सरकार ने लोकसभा में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2022 पेश किया। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 में संशोधन करने के लिए विधेयक को पेश किया। यह विधेयक केंद्र का नाम बदलकर इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर करना चाहता है ताकि इसे शहर स्तरीय दायरे के बजाय एक व्यापक देश स्तरीय दायरा दिया जा सके। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहे बी प्रणव किस खेल से जुड़े हैं? तो किस खेल से जुड़े हैं बी प्रणव? तो है शतरंज से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल क्या है? चेन्नई के एक शतरंज खिलाड़ी बी प्रणव रोमानिया में एक टूर्नामेंट जीतकर भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने। 15 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने तीसरे और अंतिम GM मानदंड को सुरक्षित करने और ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल करने के लिए रोमानिया के बायां मारे में लिम्पेडिया ओपन जीता। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका डिटेल देखते हैं। चुनाव ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का स्टील आर्च पिछले साल बनकर तैयार हुआ था, जबकि ओवर आर्क डेक का काम पूरा होने जा रहा है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर एक और मील का पत्थर तब हासिल होगा जब चुनाव रेलवे ब्रिज का ओवर आर्क डेक एक सुनहरे जोड़ के साथ पूरा हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन 2022 पेश किया है? तो किसने किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने एक नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन 2022 पेश किया है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल है YSRCP, इसका फुल फॉर्म होता है युवा जना श्रमिका रैतु कांग्रेस पार्टी। इसका फुल फॉर्म है कि एक राज्यसभा संसद ने नया अनुच्छेद 3A जोड़ने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है। यह राज्य विधायकों को उनके क्षेत्र में एक या अधिक राजधानियों को स्थापित करने के लिए स्पष्ट विधायी क्षमता प्रदान करना चाहता है। राज्य सरकार की आंध्र प्रदेश के लिए तीसरी राजधानियाँ विकसित करने की योजना है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली वैश्विक बिग टेक कंपनी कौन सी है? तो कौन सी कंपनी है? तो है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल में देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली वैश्विक बिग टेक कंपनी बन गई है। ONDC डिजिटल कॉमर्स के लिए अपनी तरह का पहला ओपन नेटवर्क विकसित करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। माइक्रोसॉफ्ट ने जल्द ही भारतीय बाजार में अपने ऐप के जरिए सोशल ई-कॉमर्स को पेश करने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रही मनीषा कल्याण किस खेल से जुड़ी है? तो मनीषा कल्याण जो जुड़ी है फुटबॉल से। ठीक है दोस्तों, पूछ देता है, इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं कि मनीषा कल्याण जो है किस खेल से जुड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो किस खेल से? तो फुटबॉल से। इसका डिटेल क्या है? मनीषा कल्याण और सुनील छेत्री को क्रमशः AIFF महिला और पुरुष श्रेणी में फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया। ठीक है, राष्ट्रीय कप्तान सुनील छेत्री सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में तीसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। अब मनीषा ने पिछले सीरीज के लिए महिला इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब जीता। तो दोस्तों, इन दोनों को जो है फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है चुना गया है, मनीषा कल्याण और सुनील छेत्री को। अगला प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस जो है 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता? तो किस देश ने जीता? उज्बेकिस्तान ने जो है स्वर्ण पदक जीता है शतरंज में। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल प्लांट विकसित किया जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है? तो कौन सी कंपनी है? वो है IOCL। IOCL कंपनी ने दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल प्लांट विकसित किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका डिटेल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत हरियाणा में दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र को समर्पित किया। ठीक है, देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस G2G जैव ईंधन संयंत्र की स्थापना की गई है। इसे इथेनॉल संयंत्र को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL का फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल, क्या होता है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, द्वारा 900 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से विकसित किया गया है। यह संयंत्र सालाना लगभग 3 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पन्न करने के लिए सालाना लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे का उपयोग करेगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ईसे मियाके जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो क्या थे? एक डिजाइनर थे ईसे मियाके। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने बुनकरों को लाभान्वित करने के लिए नेथना बीमा योजना शुरू किया? तो किसने किया है?
तो तेलंगाना ने किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका डिटेल पढ़ते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर बुनकरों के लिए नेथना बीमा योजना की शुरुआत किया है। किसके द्वारा? वहाँ के मुख्यमंत्री जो हुए हैं के चंद्रशेखर राव के द्वारा जो है नेथना बीमा योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना पात्र लाभार्थी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में बुनकरों के परिवार को 5 लाख का बीमा कवर प्रदान करेगी और तेलंगाना सरकार ने नेथना बीमा योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ साझेदारी की है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजनेता ने फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियर डी होनूर से सम्मानित किया गया है? तो किससे किया गया है? शशि थरूर को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ओएनडीसी ने संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए किस नियामक निकाय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन सा है? तो सिडबी के जो है साथ में जो है हस्ताक्षर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। चलिए इसका डिटेल पढ़ते हैं। ओपन नेटवर्क फॉर द डिजिटल कॉमर्स, ओएनडीसी का फुल फॉर्म होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ने संबंधित संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत एमएसएमई को ओएनडीसी प्रोटोकॉल पर ओएनडीसी मास्टर क्लास शस्त्र और एमएसएमई के लिए न्यूनतम व्यवहार उत्पाद के बारे में शिक्षित करने के लिए शस्त्र योजित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो कब तक? तो 2024 तक जो है प्रधानमंत्री आवास योजना को जो है 2024 तक जो है जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसका डिटेल है, सभी के लिए आवास मिशन जून 2015 से शुरू किया गया था। कब शुरू किया था? सभी के लिए आवास मिशन जो था जून 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना के लिए मूल समय सीमा मार्च 2022 थी, जिसका उद्देश्य सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को पक्के घर उपलब्ध कराना था। दोस्तों, आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद दोस्तों।